जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, संविधान पढ़ने के क्रम में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों की बात पिछले वीडियो में देखे हैं। आज वहीं से जहां से पिछली क्लास को हम समाप्त किए थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। जैसा कि हम लोग राष्ट्रपति में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होता है और जो निर्वाचक मंडल है उनके लिए हमने देखा है पिछले वीडियो में कि निर्वाचक मंडल में जो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के जो विधानसभा का जो क्षेत्र है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, तथा दिल्ली और पुदुचेरी जो यूटी है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये लोग मिल के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। वोटिंग जो वोटिंग व्यवस्था है इनकी राष्ट्रपति महोदय की कि कौन कौन लोग वोट डालेंगे उनके चुनाव में, वो सब चीज़ें हमने देख ली हैं। राष्ट्रपति की योग्यता हमने देखी कि 35 वर्ष जो है और भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, और उनके वेतन के बारे में हमने देखा, शपथ के बारे में देखा। वो सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति से ही संबंधित है, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लगाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि कैसे चीन के साथ जब भारत का युद्ध हुआ है तो कैसे आपातकाल की व्यवस्था की गई। उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ है उसमें क्या प्रावधान किए गए, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी जी के समय में जो आपातकाल लगा है उसके बारे में चर्चा होगी। सबसे विवादास्पद आपातकाल वही रहा है जो हमारे यहाँ लगा है। कैसे लगा है? आंतरिक अशांति के आधार पे जो लगा है। हम लोग देखेंगे कि एक एक जो है कौन कौन से आधार रहे, बाह्य आक्रमण कौन सा रहा है, किस पे लगा है, आंतरिक अशांति के मामले में कब लगा है, और देखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैसे आंतरिक अशांति को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह एक आधार बनाया गया है आपातकाल के प्रावधान के लिए। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और ये भी जाना जाएगा आज कि कैसे राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है, मौलिक अधिकारों पे क्या प्रभाव होता है और न्यायपालिका पे क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर वित्तीय आपात जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वित्तीय आपात का प्रावधान 1991 में ऐसी परिस्थिति क्या बनी कि जिससे वित्तीय आपात लगाने का जो है एक सुझाव आया, और ये हुआ था कि वित्तीय आपात लगेगा। लेकिन मनमोहन जी उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने कैसे संभाला है इस देश को, उसके बारे में चर्चा होगी। एक एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे और ये भी चर्चा होगी कि कैसे सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है और सबसे पहली बार कहाँ लगाया गया है। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, या फिर कह सकते हैं कि जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, यूपी SSC के कोई भी एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके का पोर्शन पूछा जाता है और पॉलिटी आपके सिलेबस में समाहित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान देखिए यहाँ पे लिखा गया है। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भैया? तो जर्मनी से लिया गया है। और किस भाग में है ये भी पूछा गया है कि आपातकालीन प्रावधान कहाँ से है, तो जर्मनी से है। किस भाग में है? भाग 18 में है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से है? जर्मनी से। किस भाग में है? भाग 18 में है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि क्यों आपातकाल लगाया जाता है। क्यों आपातकाल लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम बनाता है। कौन? आपातकाल। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की रक्षा करना इसका उद्देश्य होता है। किसका? आपातकालीन जो प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आपसे कभी लिखने के लिए पूछ दिया तो आप इनके उद्देश्यों को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। किस भाग में है? भाग 18 में है। किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है वो भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताएंगे कि ये जो अनुच्छेद है वो है 352 से लेके 360 तक।
352 से लेके 360 इतनी बातें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और क्या प्रावधान किए गए हैं इसमें, देखिए क्या है ये। केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम बनाता है। कौन? आपातकालीन जो व्यवस्था की गई, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। किसका? ये जो प्रावधान किए गए हैं आपातकाल के। अच्छा, और क्या है भैया, और क्या है? आपातकाल के समय केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, है ना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप इसको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के समय केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है, सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। पूछा जाता है कि कब जो है केंद्र सरकार को सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, तो आपातकाल के समय केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है, सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है। संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है। तो 3-4 बातें आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि भाग 18 में जर्मनी से ये लिया गया है, और किस भाग में है? भाग 18 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 352 से लेके 360, 352, 356 और 360, इन 3 अनुच्छेदों में इनका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब राष्ट्रपति शासन या आपातकाल की जो व्यवस्था है वो कितने प्रकार की है उसको भी हम देख लेते हैं। संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। कौन कौन से आपातकाल हैं उसके बारे में अब देख लेते हैं। 3 आपातकाल के बारे में चर्चा की गई। कौन सा है भैया? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। अनुच्छेद है ये, आर्टिकल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शॉर्ट में हमने लिख दिया है चीज़ों को कि जो राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में, और ये अनुच्छेद 356 में, और ये अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, इन 3 ही जो आपातकालीन प्रावधान है उसी को हमको एक एक करके देखना है। तो चलिए हम देखेंगे पहले राष्ट्रीय आपात। कौन सा भैया? राष्ट्रीय आपात। क्या है ये राष्ट्रीय आपात? राष्ट्रीय आपात क्या है, कब लगता है? तो आधार बताया गया है इसका कि 3 आधार है। राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए 3 आधार होते हैं। राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा करते हैं। हम आगे चीज़ों को देखेंगे कि कैसे क्या प्रावधान होता है। तो देखिए आधार कितने हैं? 3। कौन कौन से? युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, है ना। अगर आप चाहें तो इसको संशोधित कर सकते हैं थोड़ा, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह पूछा गया है एग्जाम में। सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान कब किया गया? तो आप बताएंगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ये प्रावधान किया गया सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या था? पहले आंतरिक अशांति आधार थी, एक आधार ये था आंतरिक अशांति, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त करके अब कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह जब तक नहीं होगा तब तक आपातकाल नहीं लगाया जाए। ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। राष्ट्रीय आपात के बारे में हमने देख लिया कि युद्ध हो अथवा बाह्य आक्रमण हो या फिर आंतरिक अशांति पहले थी, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बदल कर सशस्त्र विद्रोह किया गया। इतनी बातें। अब क्या होता है, कैसे लगता है, ये प्रावधान कहाँ किया गया है, वो सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। चलिए देखा जाए। बताया गया कि राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो केंद्र के मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से आपातकाल की घोषणा करते हैं। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है,
कहा गया है कि केवल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से आपातकाल की घोषणा करते हैं, केवल प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं। मान लीजिए प्रधानमंत्री कहे कि आपातकाल घोषित कर दीजिए किसी क्षेत्र में, है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक व्यक्ति के कहने पे आपातकाल लगा दिया जाएगा। हम देखेंगे आगे, यही प्रावधान था जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जब आपातकाल लगा था, सबसे विवादास्पद आपातकाल रहा है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको हटाया गया जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 में। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसके बाद संविधान संशोधन किया गया 44वां 1978 में। उसके बाद सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, ये जो आंतरिक अशांति थी उसको हटा करके, चूंकि आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और वो बड़ा ही विवादास्पद रहा है। हम देखेंगे एक एक चीज़ों को, है ना। तो यही बताया जा रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पे आपातकाल नहीं लगेगा, मंत्रिमंडल की सलाह होगी, वो भी लिखित सलाह। कैसी? लिखित, ओरल तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी। अच्छा, और क्या है भैया, मंत्रिमंडल का संविधान में केवल एक बार उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है एग्जाम में कि मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ किया गया है संविधान में, तो आप बताएंगे कि जब अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल, ये शब्द, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपातकाल लगाएंगे, आपातकाल की घोषणा करेंगे। तो ये मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है संविधान में? एक बार हुआ है। कितनी बार? एक बार। कहाँ पे? यहीं पे। ये एग्जाम में पूछा गया है एक दो बार क्वेश्चन कि मंत्रिमंडल का संविधान में प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो बताएंगे एक बार। कहाँ? अनुच्छेद 352। चलिए, मंत्रिमंडल का संविधान में केवल एक बार उल्लेख किया गया है। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लगा दिए, तो फिर उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। हाँ, कर सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा होगी अगर वो गलत तरीके से पाया जाता। अभी देखेंगे हम आगे कि कैसे जो आपातकाल लगा है 1975 वाले में, उसमें इंदिरा गांधी जी के शासन में, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वो जो है गलत तरीके से लगाया गया, उसके लिए शाह आयोग गठित किया गया था, उसके बारे में हम देखेंगे आगे। राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। कैसे भैया? जैसे आप जानते होंगे कि दो सदन है। कितने सदन भैया? दो सदन है। कौन कौन से? एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें तो इन दोनों सदनों से विशेष बहुमत से। कैसे? ये पॉइंट पूछा गया है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बने। क्या है कि पूछा जाएगा कि किस टाइप के बहुमत से, तो आप बताएंगे कि विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए कितने दिन में? 1 माह के भीतर। विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए, तब जाके और लिखित रूप से ये राष्ट्रपति साहब को ये लोग देंगे और राष्ट्रपति साहब इसकी घोषणा करेंगे। पूछा जाएगा कि दोनों सदनों में कैसे, तो विशेष बहुमत से। कितने दिन के अंदर? 1 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। और पूछा गया है एक दो बार कि कितने समय तक इसे लगाया जा सकता है? 6-6 माह करके अनंत काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे समझिए कि जैसे लोकसभा है, उसने पारित किया विशेष बहुमत से, राज्यसभा में गया, वहाँ विशेष बहुमत से पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय गए, सिग्नेचर कर दिए, आपातकाल शुरू हो गया। अब जो राष्ट्रीय आपात है, आपातकाल शुरू हो गया। अब उसे जो है 6-6 माह करके बढ़ाया जाता है कि हाँ भाई 6 महीना हो गया, अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि आपातकाल हटाने की ज़रूरत है, राष्ट्रीय आपात, फिर 6 महीना और बढ़ा दिया गया, फिर अभी ज़रूरत है, फिर 6 महीना बढ़ा दिया गया। इस कंडीशन में वो भी कब? युद्ध अथवा तो बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इन आधारों पे जब देश में ऐसी स्थिति हो तो आपातकाल लगाया जाता है। कौन? राष्ट्रीय आपात। उसमें दोनों सदनों से पारित होता है और 6-6 माह करके इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ये पूछा गया कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, इसकी समय सीमा नहीं है। कितने दिन एक बार में क्यों नहीं अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, 6-6 माह करके इसे कंटिन्यू किया जा सकता है। किस बहुमत से पारित होगा? तो विशेष बहुमत से पारित होगा। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, और क्या है इसमें प्रावधान? अब लागू हो गया, मान लीजिए अब इसको समाप्त करना है, राष्ट्रीय आपात
कि अब ज़रूरत नहीं है मान लीजिए, तो अब इसे समाप्त कैसे किया जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे। क्या है भैया, तो इसकी समाप्ति कैसे होती है? संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है तो इसे समाप्त माना जाता है। राष्ट्रपति महोदय इसे समाप्त कर देते हैं। यहाँ लोकसभा का जो है साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। ये व्यवस्था कब की गई? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। और क्या है, हाँ, अब हम देखेंगे कि ये जो प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रीय आपात की, हमने देख लिया कि कैसे लगता है और इसे कैसे हटाया जाता है ना। अब हम देखेंगे कि इसका प्रावधान क्या है, इसका प्रावधान क्या है। राष्ट्रीय आपात का ये पीछे हमने देख लिया कि कैसे लगता है, और अब देखेंगे कि ये जो इसका प्रभाव है, जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है, संसद पे क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य विधानमंडलों पे क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा तो हमारी न्यायपालिका पे क्या प्रभाव पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। एक एक को हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कहाँ पे जब राष्ट्रपति शासन अथवा तो ये जो आपातकाल है 352 राष्ट्रीय आपात, उसमें राज्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो बताया जाता है कि राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जब आपातकाल लगता है राष्ट्रीय आपात, तो केंद्र सरकार के अंडर में राज्य सरकारें आ जाती हैं। राज्य सरकार के नियम कानून, अब जो राज्य क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी, वही बात किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। किसो? राज्य विधानमंडल को। वही बात कह रहा है, निलंबित नहीं किया जा सकता। संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। इसका क्या मतलब? आपने देखा होगा कि भारत जो है संघात्मक शासन व्यवस्था हमारे यहाँ है, जो कनाडा से लिया गया है। वो अब ये संघ में ना रह के शक्तियाँ कहाँ जा रही हैं? अब केंद्र के पास पहुँच जा रही हैं। राज्यों से शक्तियाँ हटा करके केंद्र को दे दी जा रही है। केंद्र जो है अब स्वतंत्र है, राज्यों के ऊपर भी कानून बनाने के लिए जो राज्य सूची के विषय है उस पर भी कानून बनाएंगे। तो वही बात हो रही है कि संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। कब? राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। इस दौरान होता क्या है? इस दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहता है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? बताया गया है कि जो राज्य सूची के विषय है उस पर जो कानून बनाया गया है आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल लगा है, केंद्र सरकार ने जब बनाया है, तो ये कब तक रहेगा? आपातकाल की समाप्ति जिस दिन हुई उसके 6 माह तक ये प्रभावी रहेगा। क्या? ये जो नियम कानून है जो बनाए गए हैं आपातकाल में, उसके बाद वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। यही बात कह रहा है। और क्या है? और क्या है? राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है जब तक आपातकाल रहेगा। राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है जब तक आपातकाल की व्यवस्था रहती है देश में। तब तक जो आपने देखा होगा कि राज्य और केंद्र के बीच में जो वित्त का बंटवारा होता है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा है। और वही कह रहा है कि जो राज्यों को वित्त दिया जाता है केंद्र की ओर से, उसे रोका जा सकता है ना, उसी की बात कर रहा है। और क्या प्रावधान किए गए हैं? और क्या प्रावधान है? हाँ, ये बताया गया कि जब आपातकाल की व्यवस्था हो, आपातकाल लगा हो देश में, तो वहाँ पे लोकसभा जो है, लोकसभा आप जानते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होता है। लेकिन अगर आपातकाल लगा है, चुनाव ना कराने की स्थिति है, उस कंडीशन में क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा बिना विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। कब तक भैया? अनंत काल तक। 1 वर्ष के लिए, है ना, 1 वर्ष के लिए अनंत काल तक। जैसे ये होता है कि हाँ 1 साल बढ़ा दिए, फिर अगले साल 1 साल बढ़ा दिए, है ना, ऐसे करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
इसी प्रकार संसद विधान सभा के मामले में भी कार्य कर सकती है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि लोकसभा का जब चुनाव कार्यकाल खत्म हो गया और राष्ट्रीय आपात लगा है, उस समय में एक एक वर्ष करके जो लोकसभा का कार्यकाल है उसे बढ़ाया जा सकता है। कब तक? अनंत काल तक। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रीय आपात लगा के लोकसभा का कार्यकाल ऐसे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, इसीलिए हमने पहले बताया कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है ना। न्यायपालिका तो बैठी है ना, ऐसा नहीं होता है। तो ये बताया गया कि अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है एक वर्ष के लिए। जैसे मान लीजिए कि आज समाप्त होता है, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है ना। अब चुनाव होना है, लेकिन हमारे देश में आपातकाल की व्यवस्था है, आपातकाल लगा है, तो ये होता है कि 1 साल बाद चुनाव होगा। अभी यही काम करेगी, वही बात हो रही है कि 1 साल बाद। फिर मान लीजिए नहीं, आपातकाल खत्म हुआ, फिर 1 साल बढ़ाया गया। ऐसे कब तक? अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, वही बात कह रहा है। किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ध्यान दीजिएगा इस बात को, 6 माह से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे आपातकाल आज खत्म हुआ, अगर अब चाहे कि 6 महीने तक और हम शासन करें तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। वो वही 6 महीने बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। फिर से आपको चुनाव करा के लोकसभा में आना पड़ेगा, वही बात कह रहा है, नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी प्रकार संसद जो है राज्य विधानमंडलों के मामले में भी नियम कानून बना सकती है। उसके बाद बताया गया है कि अनुच्छेद 358 के तहत जब इसे लागू होता है, राष्ट्रपति महोदय जब इसे 358 के तहत लागू करते हैं तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जा सकता, किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 359 के तहत अगर ये लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति बताएंगे कि कौन कौन सा अनुच्छेद निलंबित होगा, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर। कहा गया मौलिक अधिकारों की जब बात होगी, मौलिक अधिकार कौन कौन से रहेंगे, कौन कौन से खत्म हो जाएंगे आपातकाल की स्थिति में, वो वही बात कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में हम पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं पीछे। अनुच्छेद 19 में जो प्रावधान किए गए हैं वो काफ़ी बड़ा है। उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है ना, 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई, 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई। अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन 20 और 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 और 21 किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 आप जानते होंगे, जीवन का अधिकार। लेकिन यहाँ आप ध्यान देंगे कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो सप्ताह भी रख दिया गया था। जैसे होता है ना कि प्रेस सेंसरशिप लगाया गया है, प्रेस जहाँ पे पेपर छपते थे, न्यूज़पेपर छपता था, वहाँ की लाइट काट दी गई और अनुच्छेद 20 और 21 सब निलंबित कर दिए गए, खत्म। मतलब आप जीवन जीने का अधिकार भी खो चुके हैं। बताया जाता है कि उस समय अगर सरकार चाहे तो किसी को गोली मार दे, और लेकिन उसमें किसी का ये अधिकार नहीं होगा कि आप पूछे कि गोली क्यों मारी गई। आम जनता से सारे अधिकार छीन लिए गए। बड़े बड़े जो नेता थे उस समय लगभग 1,10,000 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए और उनको जेल में बंद कर दिया गया। कब? राष्ट्रीय आपात के समय में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। हम आगे देखेंगे चीज़ों को, एक एक प्रावधानों को देखेंगे अच्छे से। तो यही बताया गया कि जो संविधान में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में समाप्त नहीं होगा, लेकिन उस समय समाप्त कर दिया गया था, ऐसा माना जाता है ना। और लगभग चीज़ें थी कि सरकार पूरी तरीके से तानाशाह हो गई थी, है ना। खैर बाद में जनता ने जवाब दिया उसका, हम देखेंगे आगे चीज़ों को, है ना। तो वही बता रहा है कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 359 के तहत अगर लागू होगा तो राष्ट्रपति बताएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद लागू होंगे या नहीं लागू होंगे, लेकिन 20 और 21 समाप्त नहीं होगा। कब? जब आपातकाल की व्यवस्था होगी। क्लियर? इतनी बातें आप ध्यान देंगे। हमने देखा कि आपातकाल के लिए प्रावधान क्या है, कहाँ से लिया गया है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, क्या क्या प्रावधान है। संसद के जब यह लागू होता है तो संसद के क्या अधिकार बढ़ जाते हैं, राज्य विधानमंडलों पे क्या प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उतनी बातें हमने देख ली हैं। अब क्या है, हाँ, एग्जाम में पूछा गया है कि अब तक कितनी बार घोषणा की गई है इसकी, उसके बारे में चर्चा की गई है ना।
कि अब तक जो राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 के तहत जो लगता है वो कितनी बार लगाया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पूछा गया है एग्जाम में कि कब कब लगा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपातकाल जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया था उस समय भी लगा था। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुई है उसके वहाँ भी लगा है। और इंदिरा गांधी जी ने एक जो सबसे विवादास्पद रहा है आपातकाल वो भी लगाया है। तो अभी तक 3 बार लगे हैं, है ना। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब तक कितनी बार लगा है उसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार लगाया जा चुका है भैया? 3 बार। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। कब? 1962 से 1968 तक। पहला 1962 से 1968 तक, उसके बाद दूसरा 1971 में, और तीसरा 1975 से 1977 तक। 1975 से 1977 तक। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। 1962 से 68 तक, 71 में, उसके बाद फिर 75 से 77 तक। कहाँ कहाँ लगाया गया है, क्या प्रावधान है, कब कब लगाया गया, तो हमने बता दिया। ये भारत चीन युद्ध के दौरान लगाया गया, जब चाइना ने भारत पे आक्रमण किया था उस समय लगाया गया था। कब? 62 से 68 तक ये जो है आपातकाल चलाया गया था। उसके बाद फिर इसीलिए जो है आप देखे होंगे कि जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 65 में, पाकिस्तान से युद्ध में इसकी नई घोषणा नहीं की गई थी, क्योंकि ये चल रहा है 62 से 68 तक, तो 65 में ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो इसी वजह से 65 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो नहीं लगाया गया। लेकिन पूछा जाएगा कब से कब तक? 62 से 68 तक, चीन के साथ जब युद्ध हुआ और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ। उसके बाद दूसरी बार कब लगाया गया? 1971 में लगाया गया, पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा था, है ना। 1971 में भारत पाक युद्ध में ये चीज़ें लगाई गई थी। और ये कब तक रहा? 1977 तक रहा, 71 से 77 तक रहा। किस आधार पे रहा है? वाह्य आक्रमण के आधार पे। हमने आगे देखा ना कि युद्ध अथवा वाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति इसी आधार पे लगाया जाता था। लेकिन अब तो सशस्त्र विद्रोह हो गया है ना। तो वही बात कर रहा है, 71 से लेकर 77 तक चला है। ये किस आधार पे? वाह्य आक्रमण के आधार पे। और ये 62 से 68 तक ये भी वाह्य आक्रमण के आधार पे। 1975 से 77 तक जो लगा है वो आंतरिक अशांति के आधार पे लगा है। ये बहुत ही विवादास्पद रहा है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे अच्छे से। सॉरी, 1975 का जो आपातकाल है सबसे विवादास्पद रहा है। इसकी जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने आपातकाल को तर्कसंगत नहीं पाया था। शाह आयोग, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये शायद एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार। शाह आयोग का गठन किया गया था किसकी जांच के लिए? जो आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगा था। उसके बाद क्या हुआ? 1977 में जब आपातकाल समाप्त हो गया, हमने बताया ना 3 बार लगा है। 3 बार में सबसे विवादास्पद तीसरी बार वाला रहा है ना, 1975 में। इंदिरा गांधी जी, उसके पीछे पृष्ठभूमि अगर थोड़ा सा हम देखेंगे तो क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी थी रायबरेली से, और वहाँ से गलत तरीके से चुनाव हारी थी। उसके बाद उनको यही इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने पाया कि आप गलत तरीके से चुनाव जीती हैं। उनके चुनाव को रद्द करने की बात हो रही थी। जब उन्होंने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं हम, और आप यकीन नहीं मानेंगे, न्यायपालिका की ताकत देखिए, है ना। जो लोग न्यायपालिका पे भरोसा नहीं करते, न्यायपालिका का इतना पावर है कि इंदिरा गांधी जी को कोर्ट में घसीटा गया है ना, और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है। तो न्यायपालिका हमेशा से स्वतंत्र रही है और चाटुकारिता नहीं करती है किसी की। वही तो एक संस्था है जो भरोसेमंद है ना। और भी 1-2 संस्थाएं हैं जो भरोसेमंद है, वो इतनी आसानी से किसी के फेवर में नहीं होती है, जो वास्तविकता है उसके बारे में चर्चा करती हो। तो इंदिरा गांधी जी को इसी के चक्कर में उनको कोर्ट में जाना पड़ा। स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा प्रावधान किया, ऐसी व्यवस्था की गई, स्वतंत्र भारत में ऐसी व्यवस्था की गई पहली बार कि किसी प्रधानमंत्री को यही इलाहाबाद हाई कोर्ट में आना पड़ा और उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया। और कोर्ट ने पाया, उनको गलत पाया गया और जो है वो उनके चुनाव को रद्द करने की बात की गई। यही रायबरेली से उन्होंने जो चुनाव जीता था
गलत तरीके से, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आपातकाल लगा दिया पूरे देश में, और आपातकाल की जैसे घोषणा हुई, और ये आपातकाल ऐसे लगा, हमने पीछे पढ़ा ना कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे जब आपातकाल लगाया गया, फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे उस समय, फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, इनको एक लेटर मिलता है प्रधानमंत्री का, और वो आपातकाल की जो है परमिशन दे देते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है, इंदिरा जी बुलाती है, और वो बताती है, तब बताती हैं कि आपातकाल लग चुका है। तो इसीलिए प्रावधान किया गया कि नहीं, पहले मंत्रिमंडल की लिखित परमिशन होगी, प्रधानमंत्री एक आदमी की बस की बात नहीं है कि आपातकाल की घोषणा करवा दे, इसीलिए प्रावधान किया गया। और आप जानते होंगे कि आपातकाल के समय में क्या व्यवस्था रही है, हजारों लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया, और मौलिक अधिकारों की तो कोई बात ही नहीं कर सकता था, प्रेस सेंसरशिप लगाया गया, और प्रेस जहाँ प्रिंटिंग प्रेस था वहाँ की बत्तियाँ काट दी गई, मौलिक अधिकार यहाँ तक कि 20 और 21 को भी जो है ख़त्म कर दिया गया, जहाँ जिसको पाया गया अगर थोड़ा सा भी इधर उधर देखे तो लोग गोली मार दिए गए। और अब ये कह ही नहीं सकते थे कि हमको जीवन का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स पूरे तो छोड़िए, जीवन का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। वाक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में जो प्रावधान किए गए वो सब समाप्त कर दिए गए। सरकार जो है तानाशाह हो गई थी। खैर 1977 में जो है 76-77 में चुनाव हुआ, और जनता ने इसका जवाब दिया। इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जनता पार्टी की सरकार बनी। जब सरकार को लगे ना कि नहीं, हम तो सर्वे सर्वा हैं, हम सब कुछ हैं, तब जनता उनका जवाब अच्छे से देती है, और वही हुआ है। आपातकाल के बाद जो प्रावधान किए गए, सरकार को जनता ने उठा के फेंक दिया। इस देश में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो जनता है। जनता जिस दिन अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे अच्छे से, किसी सरकार की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ले। भारत लोकतांत्रिक देश है, गुलाम नहीं है अब कि आप जिसको चाहेंगे दबा देंगे, जिसको चाहेंगे बोलने से मना कर देंगे, जिसको चाहेंगे मरवा देंगे। और अगर ऐसा करेंगे, और जो लोगों ने किया, जनता ने उसका जवाब दिया। कुर्सी के चारों पावे जो होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, और तोड़ दिए गए। तो समझना चाहिए ये चीज़ लोगों को। तो आज हम ये आपातकाल के बारे में जो प्रावधान था उसके बारे में हमने देख लिया। बताया गया कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह का आधार बनाया गया, है ना। तो इतना प्रावधान राष्ट्रीय आपात के बारे में हम लोग देखें। 352 में 356 और 360 ये दो बातें बची हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम PDF भी देंगे। देखिए सारा प्रावधान किया गया है, इसमें सब कुछ लिखा गया है, अच्छे से आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। ईमानदारी से पढ़िए, है ना, कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए और पेशेंस के साथ पढ़िए। जब आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, मेहनत के साथ पढ़ते हैं, उसी हिसाब से आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, आप सही डायरेक्शन में होते हैं, और पूरे बॉडी का केमिकल चेंज आप हो जाता है आपका। हर तरीके से आप जो है एक्टिव हो जाते हैं। और ईमानदारी से जब पढ़ते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्न रहते हैं तो चीज़ें आपको याद होती हैं। तो कोशिश करिए कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए। ये नहीं कि मुंह लटकाए हैं इसे और कह रहे हैं कि भैया यादें नहीं हो रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं, देखिए जब वो खुशी मन से नहीं पढ़ते हैं ना, उनके साथ क्या होता है कि जब वो पढ़ने बैठते हैं ना, तो वो उनके बॉडी में 36 प्रकार के दर्द उठे लागत है ना। वो कहते हैं कि यार पढ़ने का मन ही नहीं करता। अरे भैया पहले तो टारगेट सेट करो,
टाइम टेबल सेट करो, अच्छे से फोकस करके पढ़ो, अपने आप बॉडी आपकी काम करेगी उसी रास्ते पे। आपका जो मन है ना वो इधर उधर भटकता रहता है, एक जगह फोकस करिए, कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए, ईमानदारी से लगे रहेंगे, यकीन मानिए कि अगला सिलेक्शन आपका ही होने वाला है। लगातार पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको सही कंटेंट दिया जाए, एथेंटिक कंटेंट दिया जाए, एग्जाम ओरिएंटेड दिया जाए, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं सबको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।